हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की जो बायोलॉजी का चैप्टर हमारा जो चल रहा था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम बात करें किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अभी तक हमने जो बात करी है इस चैप्टर के अंदर, हमने बात करी थी किसके बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने बात करी थी। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था बेटा वहाँ पर क्या कितने हमारे दो एटीपी हमारे बन रहे थे। ठीक है, साथ में हमारे क्या है, दो NADPH, दो NADPH हमारे वहाँ बन रहे थे। ठीक है, दो NADH। अगर हम क्रैब साइकिल की बात करें, जो क्रैब साइकिल है, इससे जो हमारे जो ग्लाइकोलिसिस हमारे पायरुवेट, दो मॉलिक्यूल बने थे पायरुवेट के। ठीक है, ये पायरुवेट जो होता है आपका, जो इसके बाद एंटर कर जाता है किसके अंदर, क्रैब साइकिल में, जो कि कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो क्रैब साइकिल के अंदर भी हमने क्या देखा था बेटा, टोटल हमारे कितने, 8 NADPH हमारे बने थे। कितने बने थे हमारे, 8 NADH हमारे यहाँ बने थे। ठीक है, 8 ये 2 ये, टोटल हमारे जो NADH बने हमारे कितने बने, 10 NADH हमारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम हमारे ये NADH। ठीक है, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डाइहाइड्रोजन हमारा जो था हमारा बना था हमारा। ठीक है, तो ये दो एटीपी जो हमारे बने, दो एटीपी हमारे यहाँ बने थे। और अगर बात करें, दो एटीपी हमारे क्रैब साइकिल में बने थे। इन एटीपीज को डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है किसके अंदर, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, एक डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का। रिमेनिंग जो एनर्जी होती है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो किन से पूर्ति की जाती है, इनसे। जो NADH हमारा जो बना था, NADH से क्या बना जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्रैब साइकिल में एक हमारा क्या, FADH2 भी बना था हमारा। क्या बना था, FADH2 भी हमारा बना था। ये भी हमारे के रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। ठीक है, तो इससे भी क्या बनाया जाएगा, ATP बनाया जाएगा। तो बेसिकली सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो NADH होता है, जो कि रिड्यूस को एंजाइम है, इनको हम क्या है, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। तो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, फिर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, रिड्यूस को एंजाइम से हम क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे, जो कि हमारा होता है कहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। कहाँ होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके की जो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, जो NADH हमारे बने थे, इसका ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन होगा, यानी कि NADH को तोड़ा जाएगा, उससे जो प्रोटॉन बनेंगे, और उन प्रोटॉन से जो उन प्रोटॉन को फिर हम बाहर, जो आपका जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ डाला जाएगा। और वहाँ से क्या, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगी, जिसके चलते हम उस फोर्स से जो एनर्जी हमें मिलेगी, उस एनर्जी से हम क्या बनाएंगे, ATP का सिंथेसिस करेंगे। ये जो सारा काम होता है, जो मैंने अब डिस्कस आपको बताया अभी तक मैंने, वो कहाँ होता है हमारा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमारा सारा काम देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये होता क्या है बेटा, ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हमें देख होता है सारा सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लें। ठीक है, जो ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होता है, वो भी हमारा कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम एक रफ सा डायग्राम बना के देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, आपने देखा होगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर होता है हमारा क्या, इसको दोबारा से बना लेते हैं बेटा एक बार, थोड़ा रफ सा डायग्राम। तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या है, वो फोल्ड करके क्या बना लेती है बेटा, क्रिस्टा का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, ये हमारे क्या है, फोल्ड्स करके क्या बनाती है, एक क्रिस्टा का फॉर्मेशन करती है अंदर की तरफ, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
तो ये हमारी कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। ये हमारी कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारी इनर मेम्ब्रेन। और बीच में इन दोनों की जगह है, आउटर मेम्ब्रेन और इन मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह है, खाली जगह है, स्पेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस, जहां से पायरुवेट एंटर करता है किसके अंदर, यहां जो पायरुवेट बना था, ये पायरुवेट आपका एंटर कर जाएगा किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में आने के बाद ये पायरुवेट को यूटिलाइज किया जाएगा किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर। अब क्रैब साइकिल के अंदर हमारे क्या बना, NADH बना हमारा, साथ में हमारे क्या बना, FADH2 बना हमारा। ठीक है, यहाँ से इनको यूज़ किया जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, और वहाँ पर यूज़ करके इनसे ATP का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, वो होगा कहाँ, बेसिकली ये जो आपका क्रिस्टा है, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये वाली अंदर वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो हमारे कहाँ लोकेटेड होती है, इसके अंदर होती है बेटा। ठीक है, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर लोकेटेड होती है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ में आया बेटा कहाँ पर होता है ये। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये जितने भी आपकी इनर फोल्डिंग्स हैं, जो क्रिस्टा का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इनर ही मेम्ब्रेन जो हमारी है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा जो प्रेजेंट होता है बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और यहीं से हमारा क्या होगा, NADH को यूज़ कर कर हम क्या करेंगे, और FADH2 को यूज़ कर क्या बनाएंगे, ATP का निर्माण करेंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा। ठीक है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अगर हम बात करें अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करें, है क्या बेसिकली, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या यूँ कहें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक रिडॉक्स, इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल, सिंपल सी बात करें, एक तरह की चेन है जहाँ पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस अरेंज होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है, उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलती है, उसको एनर्जी को यूज़ करके जो प्रोटॉन्स हमारे होते हैं, यानी कि NADH से जो हाइड्रोजन आयन आपके निकलेंगे, यानी कि प्रोटॉन जो निकलेंगे, उनको जो आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस थी वहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस डाल दिया जाएगा, और उससे फिर क्या है, ATP का निर्माण होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है जो कि बना होता है किसके द्वारा, प्रोटीन्स के द्वारा और इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स के द्वारा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है, कॉम्प्लेक्स 2, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होता है, ये एक्चुअली आउटर ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। ठीक है, जो कि क्रैब साइकिल का एक हिस्सा है हमारा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये बनी होती है 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स, जितने भी आपके प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 2 में, कॉम्प्लेक्स 3 में एंड कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक है, हर एक जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोएंजाइम। ठीक, कोएंजाइम हमारे बेसिकली क्या थे, हमारे यहाँ पर NADH थे हमारे, और क्या था हमारा, FADH2 था। ठीक है, तो इनको इस तरह डिज़ाइन की, इस तरह की डिज़ाइन की हुई कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं किससे, कोएंजाइम से। कोएंजाइम कौन से, हमारे NADH और FADH2 से। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें। कॉम्प्लेक्स 1 की बात करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी हम कह देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 को इज आल्सो नोन एज यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, यूबिक्विनोन का क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है, ये NADH डिहाइड्रोजनेज से मिलकर बना होता है। साथ में इनके पास क्या होती है, आपका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आपका होता है, FMN होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है हमारे। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का 8 आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं। ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स सल्फर सेंटर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 को हम क्या कहते हैं, यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं, जो कि बना होता है NADH डिहाइड्रोजनेज के द्वारा। ठीक है, एंजाइम, ये आपका एक NADH डिहाइड्रोजन क्या बोला है कि हमारा एक एंजाइम है। ठीक है, NAD डिहाइड्रोजनेज, तो ये क्या करता है, एंजाइम NADH से हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। बेसिकली इसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का क्या करता है, रिडक्शन करता है, इसको रिड्यूस करता है किसके अंदर, FMNS2 के अंदर। ठीक है, FMN से क्या बनाता है, ये FMNS2 बनता है यहाँ पर। ये दो काम हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, NADH का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और FMN का क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 की बात करते हैं हम। ठीक है, सेकंड हमारी कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में बात करें। कॉम्प्लेक्स 2 को हम क्या कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है कॉम्प्लेक्स 2, ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे लेता है, सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो कि एक इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल में। जब हम सक्सिनिक एसिड से, जब सक्सिनिक जो सक्सिनल को ए बना था हमारा क्रैब साइकिल में, इससे जो हमारा सक्सिनेट बना था, सक्सिनेट से फिर फ्यूमेरिक एसिड बनती है। तो सक्सिनिक एसिड से सक्सिनेट से फ्यूमेरेट जो बनता है, उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, और खुद रिड्यूस हो जाता है ये किसके अंदर, फ्यूमेरेट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर बेटा, फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए सेकेंड एंट्री पॉइंट, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये सेकेंड एंट्री पॉइंट का काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, एक तो हमारा कहाँ से आया स्टार्टिंग में, एक आया हमारा NADH से आया स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स 2 जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन आपके ऐड हुए थे फर्स्ट स्टेप में, वो कॉम्प्लेक्स 1 में हुए थे। उसके बाद डायरेक्टली एंटर होते हैं किसके अंदर, किसके द्वारा किया जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, वो जो एंटर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, जब सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होता है फ्यूमरेट के अंदर, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे निकलेंगे, यानी कि जो सक्सिनेट का जो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ से जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा सक्सिनेट से, वो हाइड्रोजन और जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे FAD द्वारा ले लिए जाएंगे। और ये FAD हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पर FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 की बात होगी। कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें, इसे हम साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं। इज मेड अप ऑफ क्या है, साइटोक्रोम B। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होते हैं हमारे बेटा, साइटोक्रोम B और C1। ठीक है, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द आयरन सल्फर सेंटर्स। ठीक है, वहां पर पहले वाले में 8 थे, इसमें हमारे कितने हैं, 2 आयरन सल्फर के सेंटर्स होते हैं। ठीक है, एंड साइटोक्रोम C प्रोटीन्स, जो बताया साइटोक्रोम B प्रोटीन एंड साइटोक्रोम C। आयरन नॉन हेम आयरन कंटेनिंग के जो साइटोक्रोम, अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें, कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें, बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, नॉन हेम आयरन कंटेनिंग क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, लास्ट कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है। कॉम्प्लेक्स 4 की हम बात करें, इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं, क्योंकि अब ये क्या करता है, क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स इसके साइटोक्रोम। कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें, कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे क्या होते हैं, साइटोक्रोम A और A3। ठीक है, साइटोक्रोम A और A3 होते हैं हमारे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ठीक है, लिखा ना यहाँ A एंड A3।
दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 हेम ग्रुप्स, 2 हेम ग्रुप होते हैं इसके पास, और साथ ही साथ इसके पास क्या होते हैं 3 कॉपर आयंस होते हैं। क्या होते हैं 3 कॉपर आयंस होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है तो कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके ये कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है, इकलौता कॉपर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, एक होता है यूबिक्विनॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है यूबिक्विनॉन, इसे यूक्यू भी हम कहते हैं, यूबिक्विनॉन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। ठीक है, इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के अलावा हमारा क्या है, एक यूबिक्विनॉन होता है, एक साइटोक्रोम सी होता है। दीज आर मोबाइल कैरियर्स। ठीक है, मोबाइल कैरियर तो ये हमेशा मूवमेंट रहती है, ये फिक्स नहीं रहते, ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, विद इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। तो यानी कि 4 तो कॉम्प्लेक्स हमारे ये हो गए, उसके अलावा हमारा कौन सा हो गया, यूबिक्विनॉन हो गया, और साथ में क्या होगा साइटोक्रोम सी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसके बारे में बेटा, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो एनसीईआरटी की एक फिगर है, अगर इसको हम थोड़ा और सिंपल तरीके से बनाने की सोचे, क्या होगा, बना के देखें तो क्या होगा, ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इनर मेम्ब्रेन का पार्ट। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, ये हो गया हमारे आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारे आउटर मेम्ब्रेन। ये है इंटर, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हमारी है। ठीक है, ये हो गए हमारे मैट्रिक्स, समझ में आ रही बात, मैट्रिक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स जो 4 हमारा यहाँ पर है, बेसिकली दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दिस इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है हमारा, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वाला, ये हमारा होता है जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेम उसी प्रकार से ये साइटोक्रोम सी, ये भी हमारा कहाँ होता है, ये इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स, समझ में बात की, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स हो गया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई। अब बेसिकली होता है क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो NADH हमारे जो बने थे, NADH और H पॉजिटिव हमारे जो बने थे क्रेब्स साइकिल के अंदर जो बने थे हमारे, तो वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इनका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, लिखना NADH डिहाइड्रोजनेज के द्वारा क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूव का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो NADH एक ये और दूसरा हमारा H पॉजिटिव। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे निकलेंगे, दिख रही है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो हमारे बने वो क्या हो जाएंगे, FMN उसको ले लेगा, और FMN लेके उसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो FMNS2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, FMNS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब FMNS2 से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, दीज इलेक्ट्रॉन आर टेकन बाय द आयरन सल्फर प्रोटीन, जो आयरन सल्फर सेंटर्स होते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के, इसके द्वारा लिए जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन FES ले लेगा। उसके अलावा जो आपके यहाँ से क्या हुआ, जो FMNS2 था, ये कन्वर्ट हो जाएगा FMN में दोबारा से। ठीक है, और प्लस 2H पॉजिटिव। ठीक है, 2H पॉजिटिव हमारे ये हो गए। तो जो हमारे जो प्रोटॉन हमारे जो बने यहाँ पर, ये प्रोटॉन इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा कहाँ फेंक दिए जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से FES से आयरन सल्फर जो सेंटर है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन दे आर टेकन अप बाय द यूबिक्विनॉन। ठीक है, जैसे हम बताया था, ये मोबाइल कैरियर होते हैं 4 कॉम्प्लेक्स के अलावा, तो यूबिक्विनॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और खुद ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, UQS2 में। ठीक है, UQ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा आयरन सल्फर से, और ये आयरन सल्फर से लेकर यूबिक्विनॉन किस में रिड्यूस हो जाएगा, UQS2 के अंदर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, प्लस ये क्या लेगा, 2 हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन से लेगा, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा UQS2 के अंदर। आप देख रहोगे अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टू, फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स, फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स होते हुए कहाँ जाएगा आपका, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, सिस्टम है। ठीक है,
अब इससे जो अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हुए थे एफईएस से, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आपके डाउन द चेन जाएंगे, और इस डाउन द चेन जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकलेगी, इन इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को यूज करके यहाँ से क्या है, 4 हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से निकालकर कहाँ डाल दिया जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी निकली किससे, इलेक्ट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन जब डाउन द रेडॉक्स पोटेंशियल मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करके इस NAD इलेक्ट्रॉन को यूज करके, एनर्जी को यूज करके क्या होगा, इन प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन इज द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन आयरन सल्फर सेंटर। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन को उससे वो ले लेगा और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा UqS2 में। अब ये UqS2 का फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे कहाँ जाएंगे, आपके साइटोक्रोम B और C1 कॉम्प्लेक्स ले लेगा, और इससे जो हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये जो आपका UqS2 है, अगेन ये UQ में टूटेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, प्लस के टूटेगा 2 प्रोटॉन में टूटेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा साइटोक्रोम B और C1 यानी कॉम्प्लेक्स 3 ले लेगा, और ये जो 2 प्रोटॉन थे, इन प्रोटॉन को फिर कहाँ डाल दिया जाएगा, बाहर की तरफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, 2 प्रोटॉन को बाहर की तरफ डाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा FeS के पास, यानी कि जो FeS आयरन सल्फर सेंटर थे, 2 आयरन सल्फर सेंटर थे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, ये आयरन सल्फर सेंटर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लोगे साइटोक्रोम B से लेंगे। ठीक है, साइटोक्रोम B से लेंगे, इलेक्ट्रॉन फर्दर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, साइटोक्रोम C1 के पास, और साइटोक्रोम C1 क्या करेगा, साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो जाएंगे, आपके साइटोक्रोम C, जो आपका एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब ये साइटोक्रोम C फर्दर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, एक तो हमारा हो गया एक रूट ये। तो आपने क्या देखा भाई, 4 हाइड्रोजन है हमारे यहाँ से निकले। अब क्या होगा, 2 तो हाइड्रोजन हमारे 2 जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे, हमारे जो प्रोटॉन्स हमारे थे वो यूबिक्विनोन से लेकर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो आपका 3 था वो बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को फर्दर साइटोक्रोम C के पास देता है। अब कॉम्प्लेक्स 2 की बारी करते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 2 एक डायरेक्ट एंट्री पॉइंट का काम कर रहा है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का और साथ में प्रोटॉन्स का। तो ये क्या करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स हमारा जो है, यहाँ पर क्या होगा, सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट के अंदर, और यहाँ से जो आपके जो हाइड्रोजन आयंस 2 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे हमारे, दिस प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय द FAD। अब FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, FADS2 में, किस में, FADS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये FADS2 से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, FES, कौन ले लेगा, FES ले लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये FES क्या हो जाएगा, फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने के बाद इससे 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, आपका यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, साथ में क्या लेगा, 2 प्रोटॉन लेगा। ठीक है, 2 प्रोटॉन लेगा। यहाँ से जो हमारे FADH से FADS2 हमारा जो बना था, और ये FADS2 दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD में। FAD में जब कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ में क्या निकलेगा, 2 प्रोटॉन निकलेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ले लिए जाएंगे आयरन सल्फर सेंटर के द्वारा, और आयरन सल्फर सेंटर इलेक्ट्रॉन किसके साथ पहुंच जाएंगे, यूबिक्विनोन। और साथ में ये 2 प्रोटॉन हमारे जो बने हैं ये दे आर कैप्चर्ड बाय द यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन फिर रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, UqS2 के अंदर। ठीक है, अब UqS2 फर्दर क्या करेगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन जो है कौन ले लेगा, अगेन कॉम्प्लेक्स 3, कौन ले लेगा, कॉम्प्लेक्स 3 ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किसके पास गए, इस रूट के द्वारा साइटोक्रोम B के पास, और 2 प्रोटॉन हमारे यहाँ से निकले, यानी कि यूबिक्विनोन जो आपका जो रिड्यूस हुआ था फर्दर ये UQ में, फर्दर क्या होगा, ये फर्दर ये UQ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस हमारे क्या निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे। प्रोटॉन को बाहर फेंक दिया जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और 2 जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे निकले, वो इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 के द्वारा। अब कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C के जो आपका मोबाइल कैरियर है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन इसके बाहर की तरफ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर किसको पास कर देगा बेटा,
कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी एनर्जी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय द ऑक्सीजन, ठीक है। जो जो इलेक्ट्रॉन आपके, जो दो इलेक्ट्रॉन आपके इस थ्रू, इस चेन के थ्रू जो हमारे आ रहे थे, लास्ट में कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, दो प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या है, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये लास्ट स्टेप है हमारा किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। समझ मेरी बात। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को हम कहाँ डाल दिया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, अब जो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है डिफरेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, थ्रू ए नंबर ऑफ क्या कॉम्प्लेक्सेस, 4 हमारे कॉम्प्लेक्सेस में काम कर रहे थे, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एनर्जी हमारे रिलीज हुई थी, इस एनर्जी को यूज़ करके जो ये मोबाइल, जो आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि जो आपके जो कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से उठाकर कहाँ डाल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर डाल देते हैं। समझ मेरी बात, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर डाल देते हैं, जिसके चलते क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस होती है, यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। बाहर पॉजिटिव हो जाता है, अंदर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है। क्या होती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है, और इस फोर्स जनरेट होगी, यानी कि ग्रेडियंट क्रिएट होगा, यानी कि बाहर की तरफ प्रोटॉन ज्यादा, अंदर प्रोटॉन कम होंगे। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन जो हमारे थे बेटा, ये मूव करेंगे फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां पर, क्या करेंगे बेटा, अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, यानी कि जो आपके जो H पॉजिटिव जो थे आपके प्रोटॉन्स बाहर की तरफ, यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए। अब जिसके चलते क्या हुआ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स हमारी जनरेट हुई। ये कहने का मतलब है एक ग्रेडियंट बना हमारा, क्या बना, एक ग्रेडियंट बना। बाहर की तरफ क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा, अंदर की तरफ प्रोटॉन कम। अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बेसिकली होता क्या है, जो इनर जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इम्परमेबल होती है, मगर इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ठीक, कुछ पोर्स होते हैं अंदर की, यहाँ पर क्या कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स। क्या कहते हैं बेटा, हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्स होते हैं, दीज आर परमिएबल टू दीज प्रोटॉन्स, ठीक है, ये परमिएबल होती है प्रोटॉन्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजोम होते हैं, बने होते हैं F0 F1 पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ F0 और अंदर की तरफ F1 पार्टिकल होता है। F1 पार्टिकल के ऊपर बैठा होता है ATP सिंथेज, ATP सिंथेटेज या सिंथेज कह सकते हो आप, ATP सिंथेज बैठा होता है, ठीक है। जब ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे इस ऑक्सीजोम के द्वारा अंदर की तरफ, इनके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होगी, इनके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होगी, उस एनर्जी को यूज कर कर एटीपी सिंथेस क्या करेगा, जो एडीपी है उसके साथ क्या जोड़ देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ देगा, और किसका निर्माण करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। समझ में आ रही बात बताइए। यही स्टेप कहलाता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रही बात, ये है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने थे भाई, 10 NADH बने थे हमारे, 2 हमारे क्या बने थे, FADH2 बने थे। तो इस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 10 NADH से हमारे कितने बन जाएंगे, टोटल 30 ATP। क्योंकि अगर हम देखें तो 3 एंट्री पॉइंट हैं हमारे किसके, इसके प्रोटॉन के, जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से अंदर की तरफ एंटर करते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो हमारा ये पहला एंट्री पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पर है,
तीसरा एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये जो ऑक्सीजोम होते हैं पूरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो 3 जगह आपके एंट्री पॉइंट होते हैं किसके, प्रोटॉन के, जो यानी कि प्रोटॉन के एंट्री पॉइंट होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, ऑक्सीजोम होते हैं, जहां से प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से एंटर करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। 3 जगह होता है, यानी कि NADPH से जो NADH हमारा जो बना था, इससे एक NADH से 3 जगह 3 ATP बनेंगे। ठीक है, 3 ATP बनेंगे, तो टोटल 10 NADH से कितने ATP बने, 30 ATP। उसी प्रकार से इसका एंट्री पॉइंट आपका 1 है, तो 2 FADH आपके यूटिलाइज होंगे, तो 1 से 2 बनते हैं, टोटल 4 ATP हमारे यहाँ से बनेंगे भाई। टोटल कितने हो गए, 34 ATP। टोटल कितने हो गए, 34 ATP। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस हमारे कितने बने थे बेटा, 4 ATP हमारे क्रेब्स साइकिल में 2 बने थे, 2 आपके किसमें ग्लाइकोलिसिस बने थे, टोटल 4 ATP हमारे ये हो गए। तो टोटल हमारे कितने बने ATP, 38 ATP बने। मगर जो नेट गेन जो ATP का हमारा कितना है, 36 ATP है, क्योंकि 2 ATP आपके यूटिलाइज कर लिए जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ठीक है, टोटल नेट गेन हमारा 36 ATP हो गया हमारा। तो ये था हमारा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, और किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, एक डायग्राम और है बेटा, आप देखोगे यहाँ से क्या होता है, शॉर्ट डायग्राम आपका देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर रन हो रही है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपकी होगी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये होगी हमारी क्या है, इनर मेम्ब्रेन होगी अंदर वाली। ठीक है, और ये हमारी कौन सी होगी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी, ये वाली इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहे हो भैया आप कि सिट्रिक एसिड साइकिल से जो आपके NADH बने थे, इन NADH का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो क्या बनता है, NAD पॉजिटिव बनता है, प्लस प्रोटॉन बनते हैं। इन प्रोटॉन को बाहर पटक दिया जाता है किसके अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, जिसके चलते पटक दिया बाहर यहाँ से भाई। अब साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 1 था, कॉम्प्लेक्स 1 से जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे, यूबिक्विनोन के पास, ये रिड्यूस हो जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन ही दे देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और प्रोटॉन को कहाँ पटक देगा, बाहर की तरफ पटक देगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, तो इस दौरान जो यूबिक्विनोन है, इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, और फर्दर आगे ये इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देने के बाद जो 2 प्रोटॉन है वो आपके कहाँ जाएंगे, फिर बाहर पटक दिए जाएंगे, किसके पास है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे कौन ले लेगा, साइटोक्रोम सी। कौन ले लेगा, साइटोक्रोम सी ले लेगा। साइटोक्रोम सी ये ट्रांसफर कर दिए, साइटोक्रोम सी हमारे का मोबाइल कैरियर है, और ये फर्दर ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को किसका, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 तक आते आते क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होती है काफ़ी कम हो जाती है, प्रोटॉन के अंदर जो प्रोटॉन का जो भी अंदर एनर्जी वो भी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को प्लस प्रोटॉन्स को क्या है, कंबाइन कर दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और फर्दर हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, आपने सुना होगा C6H12O6 प्लस 6O2, फिर क्या बनता है हमारा CO2, 6CO2 बनता है, प्लस 6 ऑक्सीजन आपका क्या है, वाटर बनते हैं। अभी जो वाटर बना है वो इसी स्टेप में बनता है हमारा लास्ट में। ठीक है, इसी स्टेप में हमारा वाटर बनता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से। और हाँ, बीच में हमारे क्या था भाई, एक कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 भी हमारा डायरेक्ट क्या एंट्री पॉइंट का काम कर रहा था। वो भी क्या करता है, यूबिक्विनोन को देता है आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और फर्दर यूबिक्विनोन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 3 को देता है। तो इसी प्रकार से FADH2 से भी हमारे क्या है, 2 प्रोटॉन हमारे यहाँ से निकल जाते हैं, 2 हमारे यहाँ से आ रहे हैं, 2 हमारे यहाँ से आ रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 4। तो हर स्टेप में 4 प्रोटॉन हमारे क्या है, एंटर करते हैं किसके अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो ये रहा एक सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स क्यू से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी से होते हुए फिर कॉम्प्लेक्स 4, फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 से, जो कॉपर कंटेनिंग आपका कॉम्प्लेक्स था साइटोक्रोम A और A3, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। ठीक है, जिसके चलते दो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा। साथ में जो प्रोटॉन जो हमारे अंदर की तरफ आए थे, इन्हीं प्रोटॉन्स में जो बाहर जो प्रोटॉन जब हमारे अंदर जाते हैं और ATP का निर्माण होता है, अंदर जाकर इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, और इन प्रोटॉन को भी जोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस
आपके प्रोटॉन्स, ठीक है, क्या बनाते हैं, वाटर का निर्माण करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका फाइनल स्टेप होता है किसके अंदर, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के अंदर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये था आपका ओवरऑल टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हम ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। फिर भी अगर कुछ भी फीडबैक आपकी हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे व्हाट डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो तब तक के लिए मैं संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव ए नाइस डे।